Yes, my dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My 12th class dear students, today I am among you with your new chapter, that is, आज सबसे पहली चीज तो आपको बताना चाहते हैं, इस चैप्टर को मैं हिंदी मीडियम में लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसके पहले चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। मेरे प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले चैप्टर लेसन 5 में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने आनुवंशिकता तथा विकास को पढ़ा। आनुवंशिकता तथा विकास में मेंडल के नियम को देखा। मेंडल के जो कारक हैं कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, इसको जाना। फिर सटन और बोरी के सिद्धांत के आधार पर यह जाना कि ये जो मेंडल के कारक होते हैं ये दरअसल डीएनए पर उपस्थित होते हैं, जिसको जोहानसन ने जीन कहा और जिसको सटन बोरी ने क्रोमोसोम के आधार पर इसकी व्याख्या किया। तो ये जो गुणसूत्रीय सिद्धांत या जीन के आधार पर जो आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं जाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लेसन 5 में कक्षा मतलब 5वें अध्याय में ही आनुवंशिकता तथा विकास वाले चैप्टर में अध्ययन कर लिया था। अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है कि ये जो आनुवंशिक पदार्थ थे, इन आनुवंशिक पदार्थों की वंशागति कराने वाला अणु कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सटन बावरी ने बता दिया, लेकिन अब भी बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में, देश के बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में यह संदेह बना हुआ था कि आनुवंशिक पदार्थ कहीं प्रोटीन तो नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ कहीं आरएनए तो नहीं है, या आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। इस बात की सत्यता यानी पूर्ण विश्वास तब तक नहीं हो पाया जब तक स्मिथ साहब, एवरी मैकॉर्टी ने या हर्शे चेज ने अपने प्रयोगों के द्वारा जब तक सिद्ध नहीं कर दिया, तब तक यह सिद्धांत यह पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सका था कि वास्तव में यह जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो वंशागत लक्षणों को उनके जनकों से उनके संतानों में स्थानांतरित करता है, वो डीएनए ही है। इस डीएनए के पीछे बेटा बहुत बड़ी खोज है। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि डीएनए है क्या, डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, ये तो बहुत सारी खोजों के बाद मालूम हुआ। लेकिन यह आनुवंशिक पदार्थ अगर देखा जाए तो यह जो डीएनए होता है, अब तक यह जानकारी हो चुकी है कि क्यूबी, जीवाणुभोजी विषाणु तथा टोबैको मोज़ेक वायरस को छोड़ करके जितने जीव होते हैं सब में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। यानी ऐसे जीव जिसमें डीएनए आरएनए दोनों है, तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होगा। और जिसमें डीएनए नहीं है, ये दो वायरस हैं, क्यूबी वायरस और जो है टीएमबी वायरस, इसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। बाकी सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। ये सारी बातों को जानने के बाद अब डीएनए के बारे में हमको जानकारी कहाँ से हुई? बहुत सारी खोजें की गई, लेकिन कौन सी बात सबसे ज़्यादा सही थी? तो डीएनए की खोज की दिशा में जो वैज्ञानिकों ने कदम उठाए, उसकी शुरुआत 1869 से प्रारंभ हुआ। आइए जरा इस खोज के बारे में हम एक विवरण देखें। इसकी चर्चा हमारे लेसन 6 के एनसीईआरटी में भी किया गया है, जिस लेसन का नाम वंशागति का आणविक आधार है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानिए कि ये जो फ्रेडरिक माइसर सर जो है 1869 में इन्होंने क्या काम किया? मवाद, घाव होता है ना, घाव होने के बाद उसमें मवाद या पस बनता है ना, उस पस में क्या होते हैं? मोर ओवर WBC की कोशिकाएं होती हैं। तो उन्होंने क्या काम किया? उस WBC की कोशिका का जो केंद्रक था, न्यूक्लियस का जो पदार्थ था, उसका विश्लेषण किया, उसका एनालिसिस किया और देखा कि वास्तव में उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो उन्होंने पाया कि उस WBC के केंद्रक में एक ऐसा पदार्थ मिला जिसमें सल्फर बिल्कुल नहीं था, लेकिन फास्फेट की मात्रा बहुत अधिक थी। और यह पदार्थ कोशिका के अन्य कोशिका द्रव्य में नहीं था।
तो उन्होंने कहा कि हैं, ये अजीब का पदार्थ है भाई, लेकिन चूंकि केवल ये केंद्रक में ही पाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस पदार्थ का नाम न्यूक्लिन रखा। क्या रखा? न्यूक्लिन। अब 1869 के बाद फिर अल्टमन महोदय आए। कब? 1889 में। 1889 में अल्टमन महोदय आए तो उन्होंने फ्रेडरिक माइसर का जो न्यूक्लिन था उसी का फिर से एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके पाया कि इस न्यूक्लिन में फास्फेट की अधिकता है, और फास्फेट की अधिकता के कारण इसकी प्रकृति अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। तो उन्होंने क्या काम किया, इस न्यूक्लिन की जगह न्यूक्लिक अम्ल, नाभिक का अम्ल प्रयोग किया, क्योंकि यह न्यूक्लिन क्या निकला? अम्लीय प्रकृति के कारण यह अम्ल हुआ। इसलिए उन्होंने, अल्टमन महोदय ने बता दिया, भैया ये न्यूक्लिन नहीं, ये न्यूक्लिक अम्ल है। तो क्या हुआ? खोज यहां से एक स्टेप आगे बढ़ गई, न्यूक्लिन न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जाना जाने लगा। फिर इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम अल्बर्ट कोसल ने उठाया, अपना प्रयोग किया। अपने प्रयोग के द्वारा उन्होंने क्या देखा कि इस न्यूक्लिक अम्ल में 4 क्षार हैं। है तो अम्लिक, है तो ये अम्ल, लेकिन अम्ल होने के बावजूद भी इसमें 4 बेसेस हैं, 4 क्षार से मिलकर बना है, और उस क्षार में 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन्स हैं। यह जो न्यूक्लिक अम्ल है, यह 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडिन से मिलकर के बना हुआ है। प्यूरिन क्या होते हैं? डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, और पिरिमिडिन ये सिंगल रिंग कंपाउंड होते हैं। तो इन दोनों से मिलकर के बना है। तो जो 2 प्यूरिन थे वो एडेनिन और ग्वानिन थे, ए और जी जिसके लिए संकेत प्रयोग किया जाता है, और जो 2 पिरिमिडिन्स मिले वो साइटोसिन और थायमिन थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थायमिन जो क्षार है वो डीएनए में मिलता है, आरएनए में नहीं मिलता, और यूरासिल क्षार वो आरएनए में मिलता है, डीएनए में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आरएनए डीएनए को मिला के देखा जाए तो प्यूरिन तो 2 ही होते हैं, लेकिन पिरिमिडिन 3 होते हैं। अगर सभी क्षारों को हम एक सूत्र के द्वारा याद करना चाहें तो एजी कट, एजी कट, ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन ये प्यूरिन है, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल एंड टी फॉर थायमिन। कट ये क्या है? ये कट जो है पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार से इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल के घटकों के बारे में बताया कि न्यूक्लिक अम्ल किन घटकों से मिलकर बना होता है। यह जो है अल्बर्ट कोसल महोदय ने बताया। और एक और भी अजीब चीज बताई, यह न्यूक्लिक अम्ल और कुछ नहीं, यह न्यूक्लिक अम्ल डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। इस बात को सबसे पहले अल्बर्ट कोसल ने ही बताया था, लेकिन पहले 1881 में बता दिया था कि यह जो न्यूक्लिक अम्ल है यह और कुछ नहीं, यह डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए है। तो नामकरण तो अल्बर्ट कोसल ने कर दिया, लेकिन यह 1893 जाकर के बताया कि यह 4 प्रकार के क्षारों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खोज यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब इसके बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इरविन चारगाफ ने 1949 में। 1949 में इरविन चारगाफ ने इस स्टेप को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, यह बताते हुए कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्षार युग्मों, क्षारों के युग्म से मिलकर के बनता है, और इस क्षार के युग्म, क्षारों किसी भी डीएनए में क्षारों की क्या मात्रा होती है या उनका क्या अनुपात होता है। डीएनए में जो 4 क्षार हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इनके अनुपात क्या होते हैं, ये आपस में मिलकर के कैसे युग्म बनाते हैं, बेस पेयर कैसे बनाते हैं, इसके बारे में ये इरविन चारगाफ ने बताया। और इतना ही नहीं, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण बताई, तो वो क्या बताए कि इन क्षार युग्मों के बीच में हाइड्रोजन बंधता यानी संयोजकता कितनी होती है। तो इस प्रकार से इरविन चारगाफ ने क्षार युग्मों की मात्रा, अनुपात एवं संयोजकता के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिया और अपना खोज प्रस्तुत किया, यह बताते हुए कि किसी भी डीएनए में
जो एडेनिन होता है, एडेनिन थायमिन के बराबर होता है, एडेनिन की मात्रा थायमिन के बराबर होती है, और साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। अगली चीज क्या बताइए कि क्षार युग्म बनते समय ये जो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तब जाकर के डीएनए के बेस पेयर यानी क्षार युग्म का निर्माण होता है। अब इसके आगे मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने 1952 में एक और भी महत्वपूर्ण स्टेप इस दिशा में उठाया। उन्होंने क्या काम किया, इस डीएनए पर क्या किया, एक्सरे को का बम्बार्डमेंट कराया। एक्सरे के जब एक्सरे को फोकस किया तो एक्सरे इसके केमिकल नेचर के आधार पर उन किरणों का डिफ्रैक्शन, विवर्तन हुआ, विकिरणन हुआ। उस आधार पर उन्होंने बहुत सारे डीएनए से संबंधित बहुत सारे डाटा का एनालिसिस किया, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और उसको क्या किया, उसको संजो लिया माने स्टोर कर लिया, और उस डाटा को पूरी दुनिया को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, सबको जो है उपलब्ध करा दिया। इस उपलब्धि के लिए अच्छा ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल के घटकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अल्बर्ट कोशल को क्या किया गया था, 1910 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ठीक, अब आइए मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन के प्रयोग पर ध्यान दें। तो इन्होंने जो भी डाटा डीएनए पर एक्सरे फोकस किया, उससे बहुत सारे डाटा एनालिसिस किया और उस सारे डाटा को क्या किया, स्टोर करके पूरी दुनिया को जानने के लिए उन्होंने अवेलेबल करा दिया। तो जब इतना करा दिया तो एक स्टेप और फाइनल स्टेप आगे आ गया। अब क्या हुआ, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस एच क्रिक ने 1953 में जो मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने जो डाटा अवेलेबल कराया था, उसी डाटा के आधार पर उन्होंने क्या काम किया, डीएनए का 3 डायमेंशनल त्रिविमी द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रस्तुत कर दिया। डीएनए का वास्तव में आकार कैसा होता है डीएनए, इस आधार पर उन्होंने क्या काम किया, डीएनए का मॉडल ही रिप्रेजेंट कर दिया। संभवतः आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखते होंगे, ये जो डीएनए का फिगर बना हुआ है इस प्रकार से, ये क्या है, ये जेडी वाटसन और क्रिक के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया क्या है, ये डाटा है। इसके बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए। तो डीएनए का त्रिविमी 3 डायमेंशनल द्विकुंडलित संरचना किसने प्रस्तुत किया, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस एच क्रिक ने। किस आधार पर, ये जो आंकड़े मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन ने अवेलेबल कराए थे उस आधार पर। दूसरी चीज जान लीजिए, ये इसके लिए, इस उपलब्धि के लिए 1962 में जेम्स डी वाटसन, फ्रांसिस एच क्रिक और मॉरिस विल्किंस को एक साथ नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज की शुरुआत में इतना ही, आप लोग इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। यह एक यात्रा थी डीएनए की खोज की तरफ, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और भी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जो कंसेप्चुअल चैप्टर है, ये धारणाओं पे आधारित चैप्टर है, इसको रट्टा मार के आप नहीं कर सकते, ध्यान से सुन करके और यह बहुत लीडिंग चैप्टर है, सबसे लेंदी चैप्टर है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो आप ध्यान लगा करके इसके पढ़िए, जानिए, नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। ओके।